दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 6 अप्रैल 2025 का शुभ दिन है, पुष्य नक्षत्र है और इस पे रामनवमी भी है और हम सब लोगों ने रामनवमी पे भगवान राम को याद किया होगा, मंदिर गए होंगे और पूजा अर्चना की होगी। तो आप सब लोगों को रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। इसके अलावा आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है और भी वजह से। आज बीजेपी की 40वीं वर्षगांठ है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में हुई थी आज ही के दिन। और 40वीं वर्षगांठ तो ज़रूर है, बट बीजेपी का इतिहास पुराना है और ये इतिहास जनसंघ से है, या इसको आप गिन सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस से ही 1947 से पहले ही एक तरह से इसकी नींव पड़ चुकी थी। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में बीजेपी की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, बीजेपी का जो पिछला संगठन था जहां से बीजेपी निकल कर आई है वो जनसंघ था। जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। और ये संगठन जब बना था इसकी वजह ये थी कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे 1947 में, जो पहली गवर्नमेंट बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। बट जब बंटवारा हो रहा था तो वो लियाकत नेहरू की जो एग्रीमेंट हुआ था माइनॉरिटी कमीशन को लेकर, जिसमें ईस्ट बांग्लादेश, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पर माइनॉरिटी हिंदू जो पॉपुलेशन थी उसके राइट्स को लेकर कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, जिसकी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिज़ाइन कर दिया था जो इंडियन कैबिनेट से, पार्लियामेंट से। और वो पार्लियामेंट तो उस टाइम बनी नहीं थी, लोकसभा के पहले संगठन चुनाव ही नहीं हुए थे, तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और 1951 में जाकर उन्होंने 21 अक्टूबर को जनसंघ की स्थापना की अपने दो मित्रों के साथ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय यूपी से बिलोंग करते थे, मथुरा के थे, और फाइनली उनका 1968 में जल्दी से देहांत हो गया था मुगल सराय में। वेयरएज बलराज मधोक जो जम्मू से बिलोंग करते थे और उन्होंने संगठन को काफ़ी समय दिया और वो फाइनली 2016 तक रहे, 90s एज में वो दिल्ली में एक्सपायर हुए। वेयरएज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो लीडर थे एक तरह से जनसंघ के उस टाइम पर, तो उन्होंने इसकी स्थापना की और उनकी वजह से ही आज आसाम, जो हमारे इंडियन स्टेट है, जो पाकिस्तान में जा सकता था, ईस्ट पाकिस्तान में जा सकता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से बिलोंग करते थे, कलकत्ता से, उस टाइम कलकत्ता होता था, आज कोलकाता है, तो वहाँ से बिलोंग करते थे और उनकी वजह से ही आसाम आज इंडियन स्टेट है। तो उनका योगदान बिल्कुल है, फ्रीडम फाइटर थे अपने टाइम पर। बट नेहरू के साथ उनके कुछ डिफरेंसेस थे, बिकॉज वो बिल्कुल हिंदू समाज के लिए ही काम करना चाहते थे और हार्ड लाइनर थे, और उनके मुस्लिम लीग से काफ़ी डिफरेंसेस थे। वेयरएज कांग्रेस बीच का रास्ता रखती थी और उसकी वजह से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और 1951 में जनसंघ की स्थापना की। तो जब जनसंघ बन चुकी थी उसके बाद जब पहले इलेक्शन आए, 1952 में पहले इलेक्शन आए, तो वो साउथ ईस्ट कलकत्ता से जीत कर आए और पहले एमपी बने जनसंघ के। इसके अलावा 2 एमपी और चुनकर आए थे, एक मिदनापुर से, वेस्ट बंगाल से ही, तीसरे आए थे राजस्थान से, चित्तौड़ से। तो 3 एमपी के साथ जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1952 में पहला इलेक्शन जीत कर आए थे। अब 1957 का जो सेकंड इलेक्शन था, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार एमपी बनकर आए, बलरामपुर से वो जीत कर आए, और उस टाइम पर जनसंघ के सेकंड लोकसभा के अंदर 4 एमपी हो गए थे। इसके बाद जब थर्ड लोकसभा बनी 1962 में, जो
चाइना वॉर से पहले की बात है, फरवरी 1962 के अंदर थर्ड लोकसभा बनी। उसमें 14 सीट जीतकर जनसंघ एक उभरती हुई पार्टी बनती जा रही थी। और उसके बाद जब वॉर हुई 1962 में, तब तक नेहरू का काफ़ी एक करिश्मा था, एक ऑरा था, वो एक तरह से भंग हुआ 1962 की वॉर में जब डिफीट मिली इंडिया को। और उसके बाद जब इलेक्शन 1967 में हुए फोर्थ लोकसभा के लिए, उसके अंदर जनसंघ 35 सीट जीतकर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर। उस टाइम पर हरियाणा बन चुका था। तो ये 3 स्टेट के अंदर, यूपी, हरियाणा और एमपी के अंदर, वो एक मेजर फोर्स बनकर उभरी, 35 सीट जीत कर आई। और वाजपेयी जी भी बराबर जीतते जा रहे थे, इंक्लूडिंग वाजपेयी, वो जीत कर आए थे। इसके बाद जब फिफ्थ लोकसभा बनी 1971 में, तो उस टाइम 22 सीट जीतकर जनसंघ जीतकर आई, जिसमें वाजपेयी जी ने ग्वालियर सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद 1977 में जब लोकसभा के इलेक्शन आ रहे थे, जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, तो अपोजिशन पूरा संगठित हो गई और उन्होंने जनता पार्टी फॉर्मेशन की, जिसमें सारे विपक्षी दल मर्ज हो गए, जिसमें भारतीय जनसंघ भी मर्ज हो गई। और बीजेएस जब मर्ज हो गई तो उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा, न्यू दिल्ली सीट में, जहां पर अभी अरविंद केजरीवाल हारे हैं ताजे, वहां पर वो एमपी चुनकर आए और उन्होंने वहां पे जीत दर्ज की और एमपी बने 1977 में न्यू दिल्ली से। और जब ये जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया गया और उन्होंने सबसे पहले हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया। और उसी पीरियड के अंदर 78-79 में उन्होंने चाइना का भी दौरा किया था, चाइना का भी उन्होंने विजिट किया था। और उसके बाद से कुछ चाइना को लेकर उनके विचार बदले थे 1977 में आकर, 78-79 की पीरियड की बात है। बट 1980 तक आते आते बीजेपी में कुछ इश्यूज आ गए जनसंघ को लेकर, जो इनके एमपी थे, क्योंकि ये सब एमपी जो थे, कायदे में जनसंघ निकली तो आरएसएस से थी। आरएसएस एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन था, उनकी ही एक आर्म थी बीजेपी, जो जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ। और क्योंकि सारे जो भी पीछे के लोग थे वो सब जनसंघ आरएसएस के मेंबर रह चुके थे या रहे थे, क्योंकि चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, दीनदयाल उपाध्याय हों या बलराज मधोक हों, ये सब आरएसएस से ही निकले हुए थे। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये 3 जो बड़े स्टार लीडर थे जनसंघ के, तो वो जब जनता दल के अंदर थे, जनता पार्टी के अंदर थे, तो उनके डिफरेंसेस आए, जिसकी वजह से सरकार भी गिर गई। क्योंकि अंदर खाते उनके साथ चौधरी चरण सिंह, जो आज वेस्टर्न यूपी से उनके अब पोते हैं, जो अजीत सिंह के बेटे, जिनके साथ अब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनके साथ संगठन में है। तो वो चौधरी चरण सिंह, उनको कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने बरगलाया और उनको प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर किया, फूट डलवाई और जनता पार्टी का बिखराव हो गया। फाइनली 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, जिसके पहले 3 स्टारवल जो पिलर थे, जिस तरह से जनसंघ में 3 पिलर थे, इसी तरह से बीजेपी के 3 पिलर थे, 3 स्तंभ थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने मिलकर, ये फाउंडर मेंबर, इन्होंने ही स्थापना की। और जब ये बीजेपी बनी, दिल्ली के अंदर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इनका ऑफिस था और वहाँ से ये संगठन शुरू हुआ। तो जब 1984-85 में पहले इलेक्शन हुए, जनवरी में जाकर, 1985 जनवरी में, तो इसमें इंदिरा गांधी का जब मर्डर हो गया था, जब उनका असैसिनेशन हो गया था, जिसकी वजह से एक क्लीन स्वीप मिला कांग्रेस को और बीजेपी को पहले इलेक्शन के अंदर सिर्फ 2 सीट ही मिल पाई। तो जब 2 सीट ही मिल पाई, उनके 2 ही मेंबर आए, एक आंध्र प्रदेश से जीत कर आए और एक
एमपी उनके गुजरात से जीत कर आए। तो 2 ही सीट के साथ मेहसाना गुजरात से, तो फाइनली 2 ही मेंबर उनके एमपी जीत कर आए 1984 के इलेक्शन में। बट उसके बाद बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की और आरएसएस का पूरा सहयोग मिलता गया, उनको पीछे से बैक मिलती गई और बीजेपी सीढ़ियाँ चढ़ती गई। 1989 के अंदर आकर उनके 85 एमपी आ गए। आप 1989 के बाद फिर जब मिड टर्म इलेक्शन हुए 1991 में, और उस टाइम उनके पास 120 एमपी हो गए। सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं थे, थर्ड मोर्चा ही चल रहा था और यूनाइटेड फ्रंट जो था और तीसरा मोर्चा करके उनकी सरकार बन रही थी। उसमें बीजेपी भी भागीदार थी, बट बीजेपी का जो एजेंडा था वो तो राम मंदिर का था, जिसकी वजह से अयोध्या की वजह से फाइनली 1996 के अंदर बीजेपी को फिर सक्सेस मिली और उनके 161 एमपी हो गए 1996 में। और 1998 में आकर फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए और बीजेपी को 182 सीट्स मिली। 182 एमपी उनके जीत कर आए। इसके बाद 1999 में फिर इलेक्शन हुए और वाजपेयी जी पहली बार 13 दिन के लिए गवर्नमेंट फॉर्म हुई उनकी। बट उनके वोट्स उनके पास जो एमपी थे 182 ही रहे। इसके बाद 13 दिन की सरकार बनी वाजपेयी जी की, उसके बाद 13 महीने की सरकार बनी और फाइनली फिर अगले इलेक्शन में जब फिर ये जो इलेक्शन हुए थे 1999 में, जब 182 सीट्स लेकर आई बीजेपी और वहाँ पर इन्होंने 5 साल के लिए अपनी सरकार बनाई और वो अब वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी जी उसमें उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने और मुरली मनोहर जोशी जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एचआरडी मिनिस्टर थे। तो ये ट्रैकोटा 3 जो टॉप लीडर थे ये उस टाइम पर पार्लियामेंट में भी थे, साथ में ही थे। फाइनली उसके बाद फिर जब इनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, 2004 में जाकर जब वाजपेयी जी की तबीयत खराब होने लग गई और वो एज भी पार कर चुके थे, 75 प्लस हो चुके थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। इंडिया शाइनिंग कैंपेन दिया गया, बट बीजेपी को उसमें सक्सेस नहीं मिली और उनकी सीटें कम हो गई। 138 एमपी जीत कर आए और फाइनली यूपीए की गवर्नमेंट बनी, यूपीए 1 फॉर्म हुई, तो बीजेपी को ऑपोजिशन में बैठना पड़ा। तब तक उस पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनका पदार्पण हो चुका था पॉलिटिक्स में या सत्ता में, गलियारों में, क्योंकि वो आरएसएस से आए थे मिस्टर मोदी। वो 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और वहाँ से उनकी सक्सेस शुरू होती है। इधर बीजेपी में जब अपोजिशन में आ गए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी 138 सीटों के साथ, तो जब दोबारा इलेक्शन हुए 2009 में, उसमें फिर वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया इलेक्शन और यूपीए 2 में जब तब तक फाइनेंशियल टर्मोइल भी था, ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल भी था, 2008 की मंदी भी थी, तो पब्लिक ने जो इंडियन पब्लिक ने मैंडेट दिया कि इस टाइम पर जो मनमोहन सिंह को ही दोबारा चुनाव में जिताया जाए और यूपीए 2 बना और वो एक सुसाइडल वोट था इंडियन पब्लिक का। उसमें यूपीए 2 में इन्फ्लेशन बढ़ी, बहुत घोटाले हुए और फाइनली ये गवर्नमेंट जो थी यूपीए 2 ये 2014 में ख़त्म हुई। तब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट बन चुके थे। 2013 में उनको सिलेक्ट कर लिया गया था जब राजनाथ सिंह जी बीजेपी प्रेसिडेंट थे। फाइनली उनके नाम की मोहर लगी और वो मई 2014 में पहली बार लोकसभा में एमपी भी बने और प्रधानमंत्री भी बने और उसके बाद से 2014 में जीत कर आए 282 सीट्स के साथ। पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। इसके बाद 2019 के अंदर फिर बीजेपी जीत कर आई, 303 सीटों के साथ बीजेपी ने फिर सरकार बनाई और इस बार 2024 में एनडीए की सरकार बनी जिसमें बीजेपी के मेंबर ज़रूर कम हो गए 240, बस सरकार 293 सीट्स के साथ
एनडीए की ही है, जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, बट ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरे दमखम से काम कर रही है और इस साल जून में ये 1 साल पूरा कर लेगी। तो आपको क्या लगता है, अगले 4 साल ये बीजेपी की सरकार पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आप इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बीजेपी के समर्थक नहीं हैं तो सच्चे देशभक्त हैं तब भी इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बीजेपी एकदम राष्ट्रीय पार्टी है और नेशनलिस्ट पार्टी है, और उन्होंने या आरएसएस ने हमेशा देश में जब भी तकलीफ आई है दमखम के साथ साथ दिया है। तो बीजेपी की जो भी एफर्ट है, ये यात्रा है जो आपके साथ हमने शेयर की, आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको एपिसोड अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।